क्या करेंसी कभी वेपन या हथियार की तरह यूज हो सकती है? यह सोचने में तो काफी अलग लगता है, लेकिन हाल ही में हुए रशिया यूक्रेन वार में अमेरिका ने अपने यूएस डॉलर को जिस तरीके से रशियन इकोनॉमी के खिलाफ यूज करा, यह किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं था। लेकिन यह बात दुनिया के जब अन्य देशों को पता चली तो जब यूएस डॉलर आज रशिया के खिलाफ यूज हो सकता है, तो क्या पता शायद कल उन्हीं का नंबर हो। इसलिए इस चीज को काउंटर करने के लिए अब दुनिया के सभी देश यूएस डॉलर पर डिपेंड न रहकर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ जहां यूएसए को लगता है कि उसने अपने यूएस डॉलर से रशियन इकोनॉमी को खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ यूएसए ने इससे खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या रुपी या अन्य करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है क्या, या फिर डॉलर में ही ऐसा क्या है जो सब इसे पसंद करते हैं। आइए जानते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो पर्सन ए है सऊदी अरेबिया से और पर्सन बी है इंडिया से, और इन दोनों को आपस में एक बिजनेस या ट्रेड करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। इसलिए इन दोनों को जरूरत पड़ती है एक अच्छे या बेस्ट इंटरप्रेटर या अनुवादक की, जो कि दोनों भाषाओं को काफी अच्छे से समझता हो और दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हो। ठीक यही काम डॉलर भी करता है। डॉलर दो डिफरेंट देश की करेंसीज के बीच में एक इंटरप्रेटर या अनुवादक का काम करता है, और डॉलर के इस ट्रांजैक्शन को चलाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के द्वारा एक नेटवर्क बनाया गया है, जिसे स्विफ्ट नेटवर्क कहते हैं। इसीलिए ये कंट्रीज जब चाहें यूएस डॉलर के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकती हैं, जैसे कि हाल ही में रशिया के ऊपर लगाई गई हैं। डॉलर का खेल शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले सभी देश की करेंसियां गोल्ड के द्वारा बैक्ड करी जाती थी या सपोर्टेड करी जाती थी। मतलब उस देश का सेंट्रल बैंक जितनी भी करेंसियां छापता था, वह उतना ही अमाउंट का गोल्ड अपने पास रिजर्व में रखता था। अब हुआ क्या कि यूरोप ने अपना गोल्ड रिजर्व पूरा वर्ल्ड वार में खर्च कर दिया, और सन 1945 आते आते जहां यूरोप के पास गोल्ड की काफी कमी थी, वहीं यूएसए के पास दुनिया का 75% गोल्ड था, और इससे यूएस डॉलर को एक काफी बड़ा बैकअप मिलता था। इसलिए सन 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ कि अगर यूरोप के पास गोल्ड रिजर्व नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएसए के पास तो है जो कि यूएस डॉलर को भी सपोर्ट करता है। इसलिए क्यों ना गोल्ड में डायरेक्टली डिपेंड न होकर यूएस डॉलर में डिपेंड करा जाए। इसलिए सभी देशों ने यूएस डॉलर को गोल्ड की जगह एक बैकअप करेंसी के रूप में सपोर्ट करा, जो कि डायरेक्टली यूएस गोल्ड से लिंक थी। यूएस डॉलर के बैकअप में सबसे बड़ा चेंज आता है सन 1971 में, जब प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर को बैक्ड करने वाले गोल्ड को कम्प्लीटली हटा दिया गया था, और तब से लेके अब तक यूएस डॉलर को सिर्फ यूएस फेडरल रिजर्व ही कंट्रोल करता है। मतलब यूएस डॉलर की चाबी अब सिर्फ अमेरिका के हाथों में है, वह जब चाहे इसे कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हाल ही में रशिया के खिलाफ एज ए वेपन यूज करा। यूएसए की इस करेंसी वार को देखकर आज दुनिया के सभी देश अपने अपने बनाए गए पेमेंट सिस्टम पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए आज यूके समेत दुनिया के 22 अन्य देश भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, और यह सब ट्रांजैक्शन करा जाता है वोस्त्रो अकाउंट के द्वारा। अब यह वोस्त्रो अकाउंट क्या है, आइए जानते हैं। माना कि कोई सऊदी अरेबिया की कंपनी ए है जो इंडिया की कंपनी बी से ट्रेड करना चाहती है। इसके लिए सऊदी अरेबिया की कंपनी का एक बैंक अकाउंट जो कि सऊदी अरेबिया के बैंक में होगा, और उसी बैंक का एक अकाउंट इंडियन बैंक के पास होगा, और इस अकाउंट को वोस्त्रो अकाउंट का नाम दिया जाएगा। तो वोस्त्रो अकाउंट का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी फॉरेन बैंक का बैंक अकाउंट अपने देश के बैंक में होना। अब जब भी इंडिया की कंपनी को सऊदी अरेबिया की कंपनी से ट्रेड करना होगा, तो यह इंडियन कंपनी पहले सऊदी अरेबिया की कंपनी को इंडियन रुपी में सऊदी अरेबिया के बैंक के वोस्त्रो अकाउंट में पेमेंट करेगी। उसके बाद सऊदी अरेबिया का यह बैंक अपने देश में सऊदी अरेबिया की कंपनी को कन्वर्टेबल रेट पर पेमेंट कर देगा, और इस सब के लिए यह बैंक कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा, और इस तरीके से यह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। और सेम इसी तरीके से अगर किसी सऊदी अरेबिया की कंपनी को इंडिया में पेमेंट करना है, तो यह मेथड अपनाई जाएगी। आज एक तरफ तो करीब 22 कंट्री भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत के रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करना है, तो उसके लिए भारत के सामने दो मेजर चैलेंजेज हैं, जिसमें पहला है ट्रेड डिफेक्ट। ट्रेड डिफेक्ट जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट के कंपेयर में इंपोर्ट ज़्यादा करती है, तो इससे जो गैप बनता है उसे कहते हैं ट्रेड डिफेक्ट। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने कुल 892 बिलियन यूएस डॉलर का आयात या इंपोर्ट करा। वहीं अगर
एक्सपोर्ट की बात करें तो यह था 676 बिलियन यूएस डॉलर का। मतलब भारत ने एक्सपोर्ट के कंपेयर में इंपोर्ट ज़्यादा करा और इससे होने वाला ट्रेड डिफिक्ट था 122 बिलियन यूएस डॉलर। आज भारत के गुड्स का शेयर ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 2% है और वहीं चाइना का यह 12% है। इसलिए अगर आज भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत एक वर्ल्ड मार्केट की तरह इमर्ज होगा, जिससे अन्य देश भी भारत से इंपोर्ट करेंगे और इससे वे इंडियन रुपी को यूज करेंगे। अगर भारत का एक्सपोर्ट होगा ही नहीं या कम होगा तो इससे कोई भी देश भारत की करेंसी को रखकर क्या करेगा। यह तो वैसे गांधी जी की फोटो रखने की तरह होगा। इसलिए आज जरूरत है भारत को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की। दूसरा कारण है रुपी की कन्वर्टेबिलिटी का। आज रुपया कितना ऊपर या नीचे जाएगा या कितना कन्वर्टेबल होगा, इसके लिए कुछ फैक्टर तो मार्केट पर डिपेंड करते हैं और कुछ यह आरबीआई के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। जबकि वहीं डेवलप कंट्रीज की करेंसियां फुली कन्वर्टेबल हैं, मतलब इनकी करेंसी का रेट पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड रहता है। इसलिए अगर रुपये को भी इंटरनेशनलाइजेशन करना है तो इसके लिए रुपी को फुली कन्वर्टेबल करेंसी बनना पड़ेगा और इसके लिए पहले इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनना पड़ेगा ताकि रुपी का कन्वर्टेबल रेट स्टेबल रह सके और इस कारण से दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट इंडियन रुपीज पर बढ़ेगा और वे फाइनली रुपी में ट्रेड करने के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।